एक महापुरुष ने कहा है, जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तो लोकमत ऐसे अनेक कार्य कर सकेगा जो हिंसा के बिना भी हो सकती है। ये महापुरुष कोई और नहीं, महात्मा गांधी थे। मैं अभिषेक सर आप सभी का वीजीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और हम ये देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या ऐसी बातें हैं जो गांव के स्थानीय स्वशासन के बारे में, गांव के सशक्तिकरण के बारे में बहुत अच्छी बातें करता है। यहाँ से सवाल आते हैं आप सबके हर एक एग्जाम में, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वनडे एग्जाम से रिलेटेड हो। तो एक बार आप सभी छात्र छात्राएं क्लास को शेयर कर दें। चलिए, आवाज क्लियर है? वेरी गुड। आइए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे सबको क्लास समझ में आएगी। ठीक है। एक ऐसा टॉपिक जिसे यूजीसी नेट में तृणमूल प्रजातंत्र के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा टॉपिक जो यूपीएससी से लेकर यूपीएसआई तक के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, टीचिंग से लेकर बड़े बड़े इंटरव्यू तक इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता है। इस टॉपिक पे हम चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास क्या रहा है, इतिहास से निकलकर पंचायती राज व्यवस्था को आधुनिक भारत में कैसे कानूनी अमली जामा या संवैधानिक दर्जा पकड़ाया गया, पहनाया गया, और उस संवैधानिक दर्जे ने किस तरीके से गांव के सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया, इन सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे और बहुत डीप डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब एक पेन कॉपी ले लेंगे और आज तृणमूल प्रजातंत्र के बारे में वो हर एक बातें आप जानेंगे जिससे आपके एग्जामिनेशंस में सवाल आते हैं। सो एक अच्छे कंटेंट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की जब भी चर्चा होती है हमारे देश में, जब भी चर्चा होती है तो ये देखा जाता है कि पंचायत का अर्थ, इसका मतलब सीधे सीधे हम गांव की तरफ बढ़ते हैं। क्या है इसका मतलब? तो एक अगर आपको छोटी सी बात हो समझाने के लिए या समझाने के उद्देश्य से छोटी सी बात की जाए, छोटी सी बात की जाए तो क्या है पंचायती राज? क्या है पंचायती राज व्यवस्था? पंचायती राज व्यवस्था कैसे हम इसे तृणमूल प्रजातंत्र कहते हैं? तृणमूल प्रजातंत्र यानी स्थानीय लोकतंत्र की बात हम कैसे करते हैं, इस पे हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और हम बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका एक इतिहास देखेंगे कि क्या है इसका परिचय। इतिहास के साथ साथ हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में कि इसे भारत, आधुनिक भारत में कैसे लागू किया गया। आधुनिक भारत में, ठीक है, पंचायती राज कैसे लागू किया गया, और फिर हम देखेंगे आधुनिक भारत में इसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, और पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए सरकारी कदम, सरकारी कदम या सरकारी पहले, कदम न लिखकर सरकारी पहले, पहलों में सबसे ज्यादा अभी हाल ही में 2025 में पंचायती राज पुरस्कार बांटे गए। किन किन श्रेणियों में दिए जाते हैं, किन किन राज्य के पंचायतों को मिले, ये एक मुहिम है। मुहिम इसलिए है ताकि ग्राम पंचायतें सही ढंग से, अच्छे तरीके से काम कर सके। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि गांधी जी का एक मत था, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा गांधी जी का एक मत था कि जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तो लोकमत ऐसे अनेक कार्य कर दिखाएगा जो हिंसा के बिना होता है। भारत में ये गांधीवादी सिद्धांत रहा है। क्या भारत में ये गांधी जी का ही सपना था या भारत में इससे पहले भी पंचायती राज व्यवस्था एग्जिस्ट करती थी? तो हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हुए आगे डिटेल में हम बढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसे कहा जाता है। अगर हम इसके परिचय की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था को देखिए, एक एक पॉइंट को बड़ा डिटेल में आप लिखेंगे, ठीक है, और एक पूरा नोट्स आपका प्रॉपर तैयार हो जाएगा।
मैं केवल और केवल आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ये ऊपर ऊपर चीजें क्या हैं। इसका अगर एक इतिहास देखेंगे या यूं कहिएगा कि एक इसका परिचय देखेंगे, तो पंचायती राज व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सबसे पहले कहा जाता है इसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। क्या कहा जाता है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब और इसका कारण क्या है? तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ये होता है कि गांव के स्तर पर जितने लोग हैं वो अपनी शासन पद्धति की बागडोर अपने हाथों में ले रखें। कारण ये रहा है कि हमारा भारतीय गांव, हमारे गांव जो है, भारत के गांव आत्मनिर्भर रहे, आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। एक बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे विद्वान थे और भारत में वायसराय के रूप में थे चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ का एक कथन था, भारतीय गांव पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? उन्होंने भारतीय गांव की उस खूबसूरती को देखा। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इसे रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ये पूरा का पूरा टॉपिक है। अगर हम इसके एक इतिहास की चर्चा करते हैं, अगर हम स्थानीय स्वशासन के इतिहास की चर्चा करते हैं, तो इसका इतिहास क्या रहा है ना? इसका इतिहास क्या रहा है ना? क्या है इतिहास? क्या है इतिहास? ठीक, तो देखिएगा, मौर्य काल से लेकर उससे पहले भी अगर आप देखेंगे, महाभारत काल में, रामायण काल में, इन सब काल में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा हमेशा से रही हुई है। वैदिक युग में एक शब्द आता था, वैदिक एरा में, वैदिक काल में या वैदिक युग में एक शब्द आता था पंचायतन। क्या कहा जाता था? पंचायतन। आज पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पंचायतन का तात्पर्य क्या होता था? इसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता था और 5 अन्य व्यक्ति होते थे। इसका मतलब यह हुआ कि पंचायतन में 5 व्यक्तियों सहित एक आध्यात्मिक व्यक्तियों का समूह होता था। इसमें एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता था, यानी कर्मकांड करने वाला, एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता था और 5 अन्य व्यक्ति होते थे। इसे पंचायतन कहा जाता था। और गांव के जितने भी मामले होते थे, लड़ाई झगड़े, राजस्व, दीवानी, फौजदारी, जितने भी मामले होते थे, सारे मामले वैदिक युग में यही पंचायतन द्वारा धीरे धीरे देखा जाता था। ऋग्वेद में सभा, समिति और विदत, अगर आप ऋग्वेद की चर्चा करते हैं तो ऋग्वेद में पंचायती राज को देखेंगे तो राजा के कार्यों को बहुत सुस्पष्ट करने के लिए सभा, समिति और विदत, ये कुछ ऐसी एजेंसियां थी जो काम करती थी, जो गांव के बारे में जानकारी रखती थी। तो ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जब आप बात करते हैं तो इसका अगर एक इतिहास देखेंगे तो वैदिक काल के पंचायतन से ऋग्वेद में सभा, समिति और विदत तक का इसका एक पूरा का पूरा आप देखने को पा सकते हैं। मौर्य काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में स्थानीय स्वशासन स्थापित रहा है। कहेंगे कैसे? इस पॉइंट को समझेंगे फिर हम जानेंगे। कहेंगे कैसे? तो मौर्य काल में वृद्धों की एक परिषद होती थी। अगर आप इसको एक डायग्राम से अगर देखना चाहते हैं, ठीक है, एक डायग्राम से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है आप सबके बीच में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वृद्धों की परिषद होती थी। वृद्धों की परिषद, ये परिषद क्या करती थी? ये परिषद गांव के मामले को सुलझाती थी, गांव के मामलों का कार्य निपटाती थी। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, ठीक है। काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स कहलाते थे। फिर आता है गुप्त काल। गुप्त काल में विषयपति और ग्रामपति आने लगे। गुप्त काल आया तो गुप्त काल में विषयपति और ग्रामपति कहलाने लगे। गुप्त काल
गुप्त काल में विषयपति का बड़ा उल्लेख मिलता है, ग्रामपति का उल्लेख मिलता है, ग्रामपति का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आप मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल में अगर आप देखते हैं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में मुगलों के शासनकाल, मुगल शासन में हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को देखा गया। मध्यकाल में मुगल शासन में, क्लास समझ में आ रही है? एक बार सब लोग यहाँ पे बता दीजिएगा, फिर आपको देखने को मिलेगा। तो मुगल काल में मुकद्दम, पटवारी, चौधरी इत्यादि कुछ ऐसे नाम आए जो आप देख सकते हैं। मुकद्दम, पटवारी, चौधरी, कुछ ऐसे नाम आते थे जो मुगल शासनकाल में देखे गए। आधुनिक भारत में अगर इसकी नींव देखेंगे, आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ये स्थानीय स्वशासन के जनक है, स्थानीय स्वशासन के जनक है। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्वशासन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो इसका पिता कौन हुआ? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जनक अगर कहेंगे तो एक बहुत बड़ा नाम आता है, बलवंत राय मेहता, ये आता है। ये यहां तक हम पहुंचे हैं, इसका क्या आधार रहा है, कैसे चीजें पली बढ़ी आगे हुई, हम इन सारे मुद्दों पे एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो शुरुआत हमने किया महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी जी के एक कोटेशन से, जिसमें गांधी जी का एक कहना है, सीधे सीधे उन्होंने बोला हुआ है कि जब पंचायत राज स्थापित हो जाएगा तो लोकमत ऐसे अनेक कार्य कर दिखाएगा जो हिंसा के बिना भी संभव है। आइए हम उन मुद्दों पे चलते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं। हमने एक आपको छोटा सा हमने आपको सिनेरियो बता दिया, ऐतिहासिक दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था क्या रही है, कैसे रही है, इन मुद्दों पे हमने चर्चा की। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य यह होता है कि ऐसी प्रणाली जिसमें निचले स्तर पे ग्रामीण लोगों को शासन की व्यवस्था में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है। सवाल बनता है क्यों पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण स्तर पे लाया गया, एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। हाँ, वृद्धों की परिषद, वेरी गुड। आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं एक एक पॉइंट पे थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके एग्जामिनेशंस में उद्देश्य से सवाल बहुत बनते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो पहला उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों की शासन व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करना, जिनके बारे में या सुनिश्चित करना जिनके बारे में वो खुद ज्यादा गहन नॉलेज रखते हैं। ग्रामीण स्वच्छता, जल संरक्षण, शिक्षा व्यवस्था, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसके उद्देश्य को दर्शाती हैं। आप देखते हैं ग्रामीणों की शासन व्यवस्था में जब भागीदारी होती है तो अपने मजबूत गांव, सक्षम गांव के निर्माण के लिए वो इस प्रकार से एक स्वशासन के रूप में आगे आते हैं। उसके माध्यम से क्या कहते हैं, गांव में स्वच्छता, सफाई इत्यादि की वो सुविधा प्रदान करते हैं। जल संरक्षण के लिए गांव में तालाबों का निर्माण किया जाता है। शिक्षा व्यवस्था कायम की जाती है। मिड डे मील परियोजना के तहत भी इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है।
जल संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जी ने अभी 2025 में देखा जाए तो मोतीपुर गांव, जो बिहार का एक गांव है मोतीपुर गांव, उसको पर्यावरण संरक्षण में पहला पुरस्कार मिला है, पंचायती राज पुरस्कार में। तो ये पुरस्कार जो दिए गए मैं इन पे भी डिस्कस करूंगा। ओवरऑल आप ये समझिएगा, इतना तक पॉइंट आपको समझ में, एक बहुत ही सरल शब्द में मैं आपको स्थानीय स्वशासन समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसको समझिए, जानिए कैसे स्थानीय स्वशासन। मैं आपको बताऊं, आपके घर का प्रशासन कौन करता है तो आप कहेंगे पिताजी, लेकिन घर की महिलाओं का देख रेख शासन कौन करता है तो घर की माताएं करती हैं। वैसे ही राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो राज्य सरकारें हैं, जिला और ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन लोकल अर्बन बॉडी काम करती है। ये बहुत जरूरी था। चलिए हम इस मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे निकलते हैं और एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव डाली, स्थानीय स्वशासन की नींव डाली। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने ब्रिटिश भारत में या औपनिवेशिक भारत में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, औपनिवेशिक भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली, स्थानीय स्वशासन की नींव डाली। समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे, समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे। 1907 में कमीशन बनता है, उस कमीशन का नाम है CEH हॉब हाउस कमीशन। उस कमीशन ने जिसको कह सकते हैं केंद्रीय रॉयल कमीशन कहा गया, उस कमीशन ने गांव के स्तर पर पंचायतों के महत्व को बहुत ही डिटेल में बतलाने का प्रयास किया। ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अगर देखेंगे तो जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था तो भारतीय संविधान में एक कॉन्सेप्ट आया, भारतीय संविधान। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो संविधान निर्माण के पश्चात अनुच्छेद 40 जोड़ा गया, अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा करता है, ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा करता है, के गठन की बात करता है या की चर्चा करता है, ठीक। अब ये क्या है, ये अनुच्छेद 40 जो है ये नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है कि इसमें दिए गए जितने प्रावधान है उसको लागू कराया जाए, लेकिन ये राज्य को एक दिशा निर्देश जरूर देते हैं कि अगर आपको शासन व्यवस्था अच्छी चलानी है, देश को सुगम बनाना है, तो नीति बनाने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ निर्देशक तत्व दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं। उन प्रिंसिपल पे अगर आप काम करेंगे तो शायद देश का उद्धार हो सके। एक गांधीवादी सिद्धांत है ये। हाँ, ग्रामीणों की शासन व्यवस्था में भागीदारी, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक। चलिए, तो नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई, ठीक है, और जिसमें ये कहा गया कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना ग्रामीणों की लेवल पे होना चाहिए। ये अगर मैं आपको बात कहूं तो इसे कहेंगे गांधीवादी सिद्धांत। ये गांधी जी का सपना था, गांधीवादी सिद्धांत। देश आजाद हुआ, हाल ही में अभी हमने 76वां संविधान दिवस कह सकते हैं मनाए हैं। इसके पहले इसको विधि दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन वर्ष 2015 से संविधान दिवस को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, 125वीं जयंती, भारत सरकार ने वर्ष 2016 से संविधान दिवस, विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र ना हो, वर्णन ना हो, तो कहीं न कहीं संविधान अधूरा हो जाता है। उस अधूरेपन को समाप्त करने के लिए
उस अधूरेपन को खत्म करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा जरूरी है, क्योंकि भारत की आत्मा भारत के गांव में बसती है। महात्मा गांधी जी का एक कथन है कि गांव की ओर लौटो। कहां लौटो? गांव की ओर लौटो। ये एक नारा जो है, ये नारा न केवल ये है कि गांव की आत्मा को संभालो, अपितु ये है कि स्थानीय स्वशासन देखना है, स्वच्छता देखना है, नीतियों का क्रियान्वयन देखना है, तो ग्रामीणों से सीखना पड़ेगा। गांधी जी एक बहुत अच्छी बात हमेशा कहते थे, या उनकी एक कोटेशन है जिसे गांधी जी का जंतर कहा जाता है। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, संविधान बन रहा था, संविधान सभा गठित हो गई थी, बाबू जगजीवन राम जी को, जो उस समय सरकार में प्रथम श्रम मंत्री थे, उनको गांधी जी बुलाए, कहे आप आइए, मैं आपको एक जंतर देता हूं। जंतर पहनने वाला जंतर नहीं था, जंतर लागू करने वाला जंतर था। उन्होंने कहा आप जा रहे हैं संविधान सभा में, याद रखिएगा आप स्वतंत्र भारत के संविधान की नींव डाल रहे हैं। इस स्वतंत्र भारत में गरीब हो, अमीर हो, अस्पृश्य हो, दलित हो, छुआछूत से ग्रसित व्यक्ति हो, शोषित हो, दमित हो, वंचित हो, इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, इनके बारे में जरूर सोचना, और आपका संविधान इनके आधार पर होना चाहिए। इनको अधिकार मिले, इनको सुरक्षा मिले, इनको स्वतंत्रता मिले, इनको व्यावसायिक कौशल प्राप्त हो सके, इनका उद्धार हो, ये सोचकर संविधान निर्माण में भागीदारी करना, ये था गांधी जी का जंतर। ये कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ रहे हैं, ये जब कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में छोटी मोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें यहां पे छिपी हुई हैं। तो एक एक पॉइंट को आप देखिए, हम हर एक पॉइंट को वहीं यहां वैलिड पॉइंट लिखेंगे जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। पढ़ना बहुत आसान काम होता है, लेकिन पढ़ाना बड़ा कठिन काम होता है। पढ़ाना इसलिए कठिन काम होता है कि लिखी हुई बातें, जो ये किताबों में छपी हुई बातें हैं, यही टीचर आपको पढ़ाता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसका मूल अर्थ क्या है, आप अपने से नहीं जान सकते। इसलिए आप शिक्षक की शरण में आते हैं। तो शिक्षक के शरणागत होते हैं। शिक्षक का परम कर्तव्य होता है कि हमारे देश के, दुनिया के बारे में जो जानकारी हो, उसका क्या मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को आपके सामने रखना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। आइए आगे बढ़ा जाते हैं। देखिए, समय समय पे बदलाव होती है, बदलाव देखी गई और चीजें आई। 1952 में एक प्रोजेक्ट आया था, इटावा प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट क्या था? अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था। अल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया इटावा प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया। अगर आप देखेंगे तो एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सवाल बनते हैं बहुत अच्छे से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका बड़ा सीधा सा संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसे हम कहेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं कहीं इसे सीडीपी कहा जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम था, ठीक, लेकिन कह सकते हैं सफल नहीं हुआ। वर्ष 1952 में इसको शुरू किया गया था। वर्ष 1952 में इसे शुरू किया गया था, 1952 में। हालांकि अगर मैं इसको देखूं, ये भारत में 1952 में तो शुरू किया गया, लेकिन आप बहुत कम लोगों को ये चीज पता होगी कि ये बहुत पहले यूपी में इसे शुरू किया गया था। बहुत पहले इसे यूपी में शुरू किया गया था। कई लोगों को नहीं पता होगा। अगर मैं देखूं तो इसे एक पायलट प्रोजेक्ट या प्रायोगिक प्रोजेक्ट या प्रायोगिक आधार पर सर्वप्रथम इसे कहां शुरू किया गया? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसे शुरू किया गया था। गोरखपुर में इसे प्रारंभ किया गया था। और किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। अमेरिका की सहायता से। कई लोगों को यह मालूम ही नहीं है। यह पॉइंट जो मैं आपको लिखा रहा हूं, इसको समझिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, एससी दुबे ने अध्ययन किया है। इसमें अक्षय कुमार, रमनलाल देसाई का भी नाम आता है, उन्होंने भी एक अध्ययन किया है इसको। ठीक है, तो गांधी जयंती के अवसर पर, यानी अगर मैं इसे देखूं तो 2 अक्टूबर
याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1952 को इसको शुरू किया गया था। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को समझाते हुए अच्छे से हम आगे बढ़ते हैं। सवाल बनता है कि क्यों ऐसा था, क्या ऐसा कारण था? तो विकास के लिए एक पहल की गई भारत सरकार द्वारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। इसकी वृहद प्रेरणा इटावा प्रोजेक्ट से मिली हुई थी। अगर ये प्रेरित देखेंगे, ये योजना प्रेरित कहां से थी, तो एल्टन मेयो के अल्बर्ट मेयो, है ना, ये प्रेरित कहां से थी? तो अल्बर्ट मेयर के इटावा प्रोजेक्ट से। क्या था इटावा प्रोजेक्ट, मायने ये नहीं रखता, ठीक। ये छोटी सी बात है। कहेंगे सर इसको क्यों बता रहे हैं? यहां से उस व्यक्तित्व का जन्म होता है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का पिता माना जाता है। वो व्यक्तित्व कौन थे? बलवंत राय मेहता, ठीक। बलवंत राय मेहता, हाँ, गोरखपुर में स्टार्ट हुआ था। एस्टेट में जो आंसर की गलत थी मैंने बताया था, थोड़ा सा एस्टेट वालों को बता दो फिर से। रोलैंड रॉबर्टसन वाला क्वेश्चन गलत है, उसमें ए और डी सही आंसर होना चाहिए। सुन लीजिएगा, रॉबर्टसन वाला क्वेश्चन ए और डी सही होना चाहिए। विवाह वाला जो आंसर था उसमें ए सी डी ई होना चाहिए। बी प्रजापति संस्कार नहीं, वो एक प्रकार है, तो वो गलत है। केंद्रीय प्रवृत्ति माप में प्रसरण आंसर होना चाहिए, वो मानक विचलन है, वो गलत है। 3 क्वेश्चन हो गए। एक किताब का क्वेश्चन आया था, तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गज ऑफ साउथ इंडिया, पहले डी होगा, फिर बी होगा इंडियन विलेज, एस दुबे, फिर सी होगा कास्ट क्लास इन पावर 1965, फिर रूरल अर्बन जो आर्टिकुलेशन था वो ये होगा। तो डी बी सी ए होना चाहिए उसमें, वो भी गलत है। एक प्रकारवादियों के संदर्भ में क्वेश्चन आया था, तो उसमें दुर्खीम, ब्राउन, मेलिनोस्की, फिर पार्सन, फिर मर्टन होंगे। उस क्वेश्चन को भी चैलेंज करिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूं। अब बात करते हैं अपनी चीजों पे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं जो सोशियोलॉजी में हमने देखा हुआ था, जो गलतियां थी, है ना। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक एक पॉइंट पे बढ़ते हुए निकलते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? बताइए, ठीक। चलिए, 1953 में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। 1953 में भारत सरकार ने एक काम किया। क्या काम किया, ध्यान से समझिएगा। 1953 में भारत सरकार ने एक काम किया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वर्ष 1953 में 1953 में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलाया गया भारत सरकार द्वारा, जिसे कहा गया है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय प्रसार सेवा या राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय प्रसार या राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसे प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम ये था कि ग्रामीणों की या ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीणों की भागीदारी, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। सवाल बनता है कि ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीणों की भागीदारी में क्या ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा या राष्ट्रीय प्रसार सेवा कारगर सिद्ध हुई? बिल्कुल कारगर सिद्ध नहीं हुई। राष्ट्रीय विस्तार या राष्ट्रीय प्रसार सेवा ये फेल हो गई। क्या हो गई? ये फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? ये नौकरशाही के हत्थे चढ़ गई, और इसमें जो ग्रामीण भागीदारी थी ना, ये भागीदारी शून्य हो गई, और इसके कारण ये पूरी तरीके से फेल हुई। अब भारत सरकार की सांसें फूलने लगी। भारत सरकार की सांसें इसलिए फूलने लगी कि ये जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से ये जानना जाता था कि यह कार्यक्रम पूरी तरीके से गांवों के विकास के लिए होगा, ग्रामीणों की सशक्तिकरण के लिए होगा, ये तो खत्म हो गई। अब क्या हो? और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी विफल हो गया, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया।
इसमें राजनीति होने लगी, ग्रामीण लोगों की भागीदारी में कमी आने लगी, नौकरशाही की हद चढ़ गई। इसमें प्रशिक्षित, ट्रेंड और कह सकते हैं क्वालिफाइड जो आपके कर्मचारी थे, प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारी, कुशल कर्मचारी, इनकी कमी होने लगी। ओवरऑल करते हुए ये हुआ क्या कि ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था का सपना रखा गया था वो धीरे धीरे गिरने लगा। वो धरातल से उठ धरातल पे आने के बजाय वो आकाश में उड़कर पानी की बूंदों का वाष्प बन गया और हवा में फैल गया। इसका कोई भी फायदा भारत सरकार को नहीं हुआ। एक हम कह सकते हैं कि भारत सरकार का पैसा बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, और कहीं ना कहीं भारत 3-4 साल, 5 साल, 7 साल पीछे चला गया। क्योंकि कहा जाता है हर पेड़ के हरे भरे की शुरुआत उसके जड़ से होती है। भारत देश के विकास की शुरुआत भारतीय गांवों से है। आज गांवों का विकास हुआ है, हम मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन विकास के साथ साथ मॉनिटरिंग अच्छी नहीं हुई है। मानकीकृत विकास भारत का नहीं हुआ है, या भारत के गांवों का जिसे स्टैंडर्डाइज्ड डेवलपमेंट कहा जाता है वो नहीं हुआ है। कई ऐसे हमारे देश में ग्राम प्रधान हैं जो अपने कार्यों से उस गांव को चमका दिए हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्रधान जी हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। उन्होंने अपने गांव में वो स्कूल बनवाया हुआ है जिसमें आधुनिक लाइब्रेरी है, कंप्यूटर शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा है, स्वच्छता है, सफाई है, पर्यावरण के प्रति योग्यता है, जागरूकता है, और गांवों का विकास, व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से हो वो सारी चीजें उसमें रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हम या भारत सरकार अगर प्रमोट करे तो अन्य प्रधानों के लिए यहां पे क्या होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा मिसाल कायम होगा। आज भारतीय ग्रामीण पंचायत में या ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन में राजनीति की प्रक्रिया ने अपनी जगह बना रखी है। इस राजनीतिक पैठ ने आज गांव के चुनावों को या ग्राम पंचायतों के चुनावों को धन बल और बाहुबल की ओर ढकेल रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि पैसे खर्च करने की एक समय सीमा तय की गई है। ये चीजें हैं जो गड़बड़ है, जो भारत के लिए भी गड़बड़ है। कहा जाता है, मैंने फिर से कहा, गांधी जी का कथन है कि गांव की ओर लौटो, इसलिए क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत का विकास तभी संभव है जब ग्रामीण परिवेश का विकास संभव हो जाए। तो याद रखिएगा, कोरोना काल में यही गांव है जिसने अपनी मजबूती दिखाई। लोग भाग भाग कर अपने घर आए और उस घर पे वो रहे। क्यों? क्योंकि गांव एक ऐसा स्थान है जहां पे आपको अगर अर्निंग प्रोसेस नहीं है तो आपके खेत से आपको खाने के लिए, पेट भर खाने के लिए अनाज मिल सकता है। पशुपालन के माध्यम से आपको पौष्टिक दूध मिल सकता है। गांव में आपको जल मिल सकता है, शुद्ध हवा मिल सकती है। गांव में आपको हम की भावना मिलेगी, अपने लोगों की फीलिंग्स आएगी, है जो कि स्थापित है। और सच बताऊं तो मानसिक रूप से रोगी या तनावित व्यक्ति अगर शहर में रह रहा है तो उसे अपने गांव का दौरा कर लेना चाहिए, उसका मानसिक दौरा समाप्त हो जाएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, ये चीजें हैं, ये देखी जा रही है, ये गड़बड़ है, जो कि इसको कहीं ना कहीं अब खत्म करने की बारी होनी चाहिए। चलिए आइए, अब असफल हो गया, अब क्या करें। तो जो ग्राम पंचायत का सपना था, भारत सरकार का सपना वहां पे खत्म हो गया। अब आते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक, फादर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, नाम है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, ठीक। बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में समिति गठित हुई। यह समिति किस लिए गठित हुई? ग्राम पंचायतों के गठन के लिए, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए। तो इस समिति की अगर बात करेंगे तो इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 1956 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कुछ लोग कहते हैं 1957 में, कुछ लोग कहते हैं 1958 में। बातें अपनी अपनी आती हैं, ठीक। बातें अपनी अपनी आती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं 1957 में, कुछ लोग कहते हैं 1958 में, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1958 में 57 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट,
सर को रोना कल में सभी लोग इसीलिए गांव ही भाग कर, अच्छा कोरोना, अरे हमें लगा सर को रोना। हाँ ठीक है, चलिए आइए हम इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, हर घर नल जल योजना 2024, गांव गांव में स्टील की पानी की टंकियां लगाई जा रही हैं। जल, हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, स्थापना किया जा रहा है। हाँ, परंतु कई ऐसे जगह इसका स्थापना किया जहाँ पर जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ग्रामीण स्वच्छता इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ग्रामीणों को कहना चाहिए भैया इसका उपयोग, इसका जरूरत अभी हमें नहीं है, जहाँ इसकी जरूरत है वहाँ इसको पहुँचाया जाए। ठीक, तो गठन और रिपोर्ट आई 1957 में, मैं इसको 1957 ही लिखूंगा, 58 के चक्कर में न पड़िएगा। 1957 में रिपोर्ट आई। इसने सिफारिश क्या की, इस समिति ने सिफारिश क्या की, सिफारिश यानी इनका रिकमेंडेशन क्या था, इनका रिकमेंडेशन था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। यही आपसे सवाल पूछा जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कुछ इस तरीके से होगी, जो इसको इन्होंने बनाया हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा। 3 लेयर आपको मिलेंगे। ठीक, 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर दूं ताकि आप सबको अच्छे से दिखे, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर दूं ताकि आप सबको अच्छे से दिखे। क्या बताया इन्होंने, ग्रासरूट लेवल पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर आपके पंचायत समिति है ना, और जिला स्तर पर जिला परिषद, इसकी इन्होंने चर्चा की है। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से होने चाहिए। तो जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद की बात की। ठीक, थोड़ा बहुत छोटा बन जा रहा है जी, इसको थोड़ा हमें बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप सबको दिखेगा नहीं। ठीक, तो ये रहा, हाँ अब बनेगा सही। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद बनाइएगा, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक, ये जिला स्तर पे है, एक एक पॉइंट है, छोटा छोटा लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिर प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर इन्होंने कहा, या ब्लॉक स्तर, प्रखंड या कह सकते हैं ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं, आपको पूछ लिया जाए और आपको न पता हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और गांव स्तर पर, गांव स्तर पर ग्रामीण पंचायत या गांव ग्राम पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने बात रखी। और क्या कहा कि इससे देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना होगी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हुआ, यानी शासन केवल ऊपरी स्तर पर नहीं होगा, अब शासन ग्रासरूट लेवल से होगा, अब शासन ग्रासरूट लेवल से होगा। क्लियर हो रहा है आप सबको? ठीक, चलिए मैं एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगा आप सबसे। क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको सोशियोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार बताएंगे तो फिर हम आगे बढ़ें। ओवरऑल सभी छात्र छात्राएं जो भी पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट को आप लोग समझ पा रहे हैं? यहां से ये सवाल बना हुआ है, इन्होंने इस चीज की चर्चा की है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। हालांकि इस विकेंद्रीकरण को राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में मंजूरी प्रदान की थी,
ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे सभी लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बलवंत राय मेहता समिति ने तो अपनी सिफारिश दे दी, ये चीजें हैं। अब भारत सरकार क्या करेगी? क्या भारत सरकार इनकी सिफारिशों पर अमल की? क्या भारत सरकार ने इनकी सिफारिशों को मानकर किसी इनिशिएटिव को लिया, आगे बढ़ा? एक एक पॉइंट है जिस पे हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कैसे हुआ। तो चलिए एक सवाल मैं पूछता हूं, बलवंत राय मेहता जी की सिफारिश के आधार पर भारत का ऐसा प्रथम राज्य कौन सा था जहां पे पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पे लागू किया गया? एनीवन, जिसको भी आइडिया हो, सवाल अच्छे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम इस समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा भारत सरकार के कदमों की चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार के की पहल या भारत सरकार के कदम या भारत सरकार की पहल किस पर? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर, तो कौन बताएगा कि वो भारत का कौन सा? बहुत सिंपल है जी, सब जानते होंगे। भारत का ऐसा कौन सा राज्य था, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने उस राज्य में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया? सब लोगों ने आंसर दे दिया है। चलिए, सब लोगों ने आंसर दे दिया है, राजस्थान। चलिए, हाँ, आप सब लोग गलत हैं, सब लोगों का आंसर गलत है, सभी लोगों का आंसर गलत है, सभी लोगों का आंसर गलत है भाई। कहेंगे सर कैसे गलत हो गया? मैं कह रहा हूं सभी लोगों का आंसर गलत है ना? सबका आंसर गलत है, राजस्थान नहीं था जी। आइए आज हम आप सबको एक गलत फैक्ट पढ़ा देते हैं, ये राजस्थान नहीं था। अभी तक आप लोग राजस्थान सुने थे, तो इसको सुनिएगा, ये राजस्थान नहीं था। कैसे राजस्थान हो जाएगा जी? बताइएगा। आइए हम बात करते हैं। तो प्रायोगिक स्तर पर या प्रायोगिक चरण में सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश, अब समझ में आ रहा है? हाँ, आंध्र प्रदेश। देखिए, सीमा केसरवानी जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। सुचित्रा जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले 1 नवंबर 1959, हालांकि कह रहे हैं 1 नवंबर 1959, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में इसको शुरू किया गया था प्रायोगिक तौर पे। यानी अगर मैं कहूं तो अनौपचारिक रूप से इसे लागू किया गया। ये टेस्ट किया गया कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश सही है या गलत है। इसको ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम औपचारिक शुरुआत, मैंने आप सबको कई बार यूट्यूब की क्लास में बताया हुआ है औपचारिक शुरुआत कहां हुई थी। तो सर्वप्रथम औपचारिक शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे वर्ष 1959 में 2 अक्टूबर वर्ष 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के दिदवाना गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां शुरू हुई? राजस्थान के नागौर जिले के, दिदवाना नहीं, बगदरी गांव, नागौर जिले के बगदरी गांव में शुरुआत हुई। और वैसे देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान में शुरुआत तो वही हुई, लेकिन इसको देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान होता है ना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है ना,
तो हरियाणा से शुरू हुई थी ना, पानीपत से। तो पूरे भारत में उस समय तो शुरुआत कहां से की गई? सर जी आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, चिरई टांग जैसी है, क्या बताएं। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? देखिएगा, पॉइंट को समझेंगे तो आप बहुत डिस्कस कर जाएंगे। देखिए मैं पीपीटी पे चाहता तो आपको पढ़ा देता और बहुत अच्छे से कर ले जाते। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हमारे छात्र छात्राएं हैं जो हमें अपना आंसर देंगे। कितने लोग इस पूरे पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा, आप सबके ऊपर, आप सबकी विद्या माता की कसम, कितने लोग ऐसे हैं जो इस पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हैं? होता क्या है, क्विक शॉट लोग ले जाते हैं, थोड़े समय में पंचायती राज खत्म, थोड़े समय में 5 ईयर प्लान खत्म। मेरा थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीका है, मेरे पास है संसाधन, थोड़े कमी भी है लेकिन है भी संसाधन। मैं भी चाहूं पीपीटी पे पढ़ा सकता हूं। पीपीटी पे क्या होता है, आप जो छात्र छात्राएं वो नोट डाउन कर नहीं पाते। ये जो मेथड है ऑनलाइन क्लास का भले है, लेकिन आपको ऑफलाइन क्लास की फीलिंग आ रही होगी कि जब टीचर एक एक पॉइंट को लिख रहा है तो आप भी उस पॉइंट को लिखे। इसलिए मैं क्लास में आते ही शुरुआती चरण में कह देता हूं कि आप लोग पेन कॉपी लेकर नोट डाउन करिए, ठीक? चलिए, कितने लोग नोटेट कर रहे हैं, सभी लोग बताएं। अब बताइएगा, अगर मैं इसको पीपीटी मोड पे पढ़ा दूं और एक एक पॉइंट को मैं समझा दूं, तो पीपीटी मोड पे बस आप दिन में देखिए उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो आप उल्लू की तरह देखेंगे लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं। और जब समझ में नहीं आएगा तो आप कहेंगे सर पीपीटी भेज दीजिएगा। टीचर पीपीटी भेज दिया, तो ईमानदारी से बताएगा वो पीपीटी आपको समझ में आई नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? अब समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है, खाना बनाइए, कुछ भी करिए, मैक्सिमम स्टूडेंट जो लिख रहे हैं उनके लिहाज से पीपीटी ठीक है या ये ट्रेडिशनल तरीका सही है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेडिशनल तरीका बेहतर है, जहां तक मैं आप सबको जानता हूं, आप सब पढ़ने वाले लिखने वाले छात्र छात्राएं, ठीक है? तो पीपीटी में क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें वहां पे अच्छे से, मैं एक बार प्रयास करूंगा पीपीटी पे भी पढ़ाने को, और एक बार किया भी था, हमारे छात्र छात्राओं ने रिजेक्ट किया था, है ना? चलिए बहुत अच्छा, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आइए अब बात करते हैं। तो ये तो था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें, कही गई बातें। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यह है कि शासन व्यवस्था में ग्रामीणों की भागीदारी या स्थानीय लोगों की भागीदारी। यानी अब देखिए एक सवाल यूपी पीसीएस में पूछा गया था, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? चलिए भाई एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं पीपीटी से समझ में नहीं आता, पीपीटी वालों का व्यूज लाखों में चले जाते हैं। हम जैसे टीचर जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते हैं उनका व्यूज 1000 में भी पहुंच जाए तो बहुत हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं एक एक टॉपिक। देखिए लिखा हुआ पढ़कर और समझा देना आसान है, लेकिन लिखकर समझाना ये बहुत ही एक अलग ही कारगर, अलग ही मेथड है। तो मैं यहां पे आप सबको बता दूं, मैं आप सबको यहां ये बता दूं कि आप सब उस जड़ों से जुड़े हुए हैं जिस जड़ों में पढ़ाई का तरीका यही था, बोलते हुए लिखते हुए बोर्ड पर। ये समय उस समय ब्लैक बोर्ड था, तो मेरे पास टीचिंग एड्स में यही ट्रेडिशनल वे है, शिक्षण टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। मैं चाहता तो पीपीटी मोड को टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में यूज कर सकता, सो मैं नहीं करूंगा आप सबके लिए, ठीक? चलिए पीपीटी की सिफा कितने लोग हैं पीपीटी के समर्थन में, जरा आप लोग बताइए। तो अगली क्लास जो आपकी नारीवाद पे मैं लेके आऊंगा, फेमिनिज्म पे, पूरा एक क्लास संपूर्ण नारीवाद समाप्त, है ना? तो उस पे मैं लेके आऊंगा। तो कितने ऐसे छात्र छात्राएं जो पीपीटी मोड पे पढ़ना चाहते हैं, नारीवाद को मैं लेके आऊंगा। इससे क्या होता है ना, आप एक अपना प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेते हैं। अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के बाद एक समिति आती है जहां से सवाल बनते हैं, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, ठीक? कभी कभी क्या होता है ना, प्रेरणा मिलती है अपनों से, और अपने कौन है? अपने छात्र हैं। और हमारे छात्र इतने प्यारे हैं कि वो मैसेज करके
बताते हैं सर ये चीज अगर हो जाए तो अच्छी है, और हम उस पर विचार करते हैं तो बहुत ही अच्छी प्रेरणा होती है। तो अशोक मेहता समिति जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, है ना, हमारी मांगे पूरी करें, पीपीटी लागू करें। अरे सच में अरुण जी आप भी, हाँ आप भी चाहते हैं पीपीटी लागू करें? मैं इंटर में पढ़ रहा था तो उसमें एक सप्लीमेंट्री था इंग्लिश में, और उसमें एक कहानी थी जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर को जब लोग मार रहे थे तो उसमें उसका एक परम मित्र था ब्रूटस। ब्रूटस भी आकर तलवार जब जूलियस सीजर के पेट में मार देता है तो जूलियस सीजर कहता है इट टू यू ब्रूटस, अरे ब्रूटस तुम भी। तो वही हाल है यहाँ पे अरुण जी का भी, है ना, कि अरे अरुण जी आप भी पीपीटी है ना। फिलहाल पीपीटी लाओ, देश बचाओ। आप लोगों को टीका लगवाना पड़ेगा, है ना। पोलियो का 2 बूंद का खुराक नहीं, पोलियो की सिरिंज ही आप सबको चढ़वानी पड़ेगी। सर ये समिति क्यों बनी जब मेहता समिति थी? समितियां इसलिए बनती हैं, अगर मैं कहूं कि नई शिक्षा नीति क्यों बनी जब पुरानी शिक्षा नीति 1986 थी। समय बड़ा परिवर्तनशील होता है, समाज परिवर्तनशील होता है, समाज में जनसंख्याएं बढ़ रही हैं, समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, समाज में श्रम विभाजन बढ़ रहा है, समाज में गतिशीलता बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं समाज में नए नए विचार आ रहे हैं, उन नए विचारों की प्रासंगिकता समाज में स्थापित होती है। अतः उस नए विचार को मजबूती प्रदान करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि ये नया विचार है, बताइए क्या इसे ही नए तरीके से लागू करें या पुरानी पद्धति लेकर चलें। इसलिए समितियां गठित की जाती हैं। ठीक, चलिए आइए अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति। इनकी सिफारिश क्या थी? इनकी सिफारिश क्या थी? इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? 2-3 रिकमेंडेशन है जो मैं आपको बता दूं जहां से सवाल बनते हैं। पहली रिकमेंडेशन इनका यह था कि यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो। और इन्होंने क्या किया, कहा क्या, एक काम करिए, पंचायतों में राजनैतिक दलों की भागीदारी हो, राजनैतिक दलों की भागीदारी हो या भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, इनका रिकमेंडेशन यही था। ठीक है, द्विस्तरीय। तो इन्होंने क्या कहा, द्विस्तरीय में एक है जिला परिषद, एक है मंडल पंचायत। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। ठीक, इस तरीके से इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। क्या कहा, तो 2 ऐसे थे, द्विस्तरीय, जिला परिषद, मंडल पंचायत। लेकिन इनकी सारे रिकमेंडेशन को खारिज कर दिया गया। ये कहते हैं राजनीतिक दल, अब बताइएगा राजनीतिक दल अब पंचायतों का चुनाव लड़ेंगे, क्यों भागीदारी दी गई स्थानीय स्वशासन में? क्यों भागीदारी स्थानीय स्वशासन को दी गई? इसलिए क्योंकि राजनीतिक कार्यप्रणाली से मुक्त रखा जाए। ठीक, तो इन्होंने जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात की, और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जिला परिषद को ही शक्तिशाली बनाया जाए और राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ये इनका कथन था। इन्होंने ग्राम पंचायत को समाप्त करने की बात कही, और इनकी एक और बात थी कि इन्होंने कहा कि पंचायती राज मंत्रालय बने, पंचायती राज मंत्रियों की नियुक्ति हो। तो ये इनकी समिति जो थी ये समाप्त कर दी गई, इनकी बातें नहीं मानी गई। फिर आता है पीवीके राव समिति, है ना, 1985 में। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर पीवीके राव समिति 1985। इस समिति की भी कुछ सिफारिशें थी। सरकार समितियां बनाती हैं, समितियां अपनी सिफारिशें करती हैं,
मानना न मानना सरकारी मशीनरी पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां जो सरकार में शामिल होती हैं, सरकार जिनके माध्यम से गठित होती हैं, राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक भी संभालती हैं, देखती हैं, ठीक। तो इसे देखेंगे, कहीं कहीं इसे जीवीके राव कहा गया है, कहीं कहीं इसे पीवीके राव समिति कहा गया है, ठीक है। इनका भी गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति ने 4 स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था की बात की है ना, 4 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की बात की। तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अगर आपसे पूछा जाए, और इन्होंने भी सिफारिशें कुछ अच्छी दी थी, तो 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अगर आपसे पूछ लिया जाए किस समिति ने दी थी पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। और 4 स्तर कैसे था, तो ये ऐसे था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो इन्होंने कहा राज्य स्तर पर राज्य पंचायत या राज्य परिषद, ठीक है, राज्य परिषद, फिर जिला परिषद, जिला परिषद, फिर मंडल यानी पंचायत समिति, पंचायत समिति, मंडल समिति कह सकते हैं, और ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत। ये इनका सिफारिश थी जो आपको देखने को मिलेगी। सबको क्लियर हो रहा है एक एक पॉइंट। तो राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम पंचायत की बात इन्होंने की, ठीक है। और इनकी एक बहुत अच्छी सिफारिश थी, अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की, है ना, आरक्षण की सिफारिश। ये सिफारिश इनकी बहुत अच्छी थी। और अभी देखिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, अभी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, तो आरक्षण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाओं के लिए, महिलाओं हेतु। इन्होंने कार्यकाल भी निर्धारित करने की बात की, कहा कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारण करिए, है ना, कार्यकाल 5 वर्ष का हो, इसको फंडिंग करने के लिए वित्त आयोग का गठन हो। ये तमाम बातें थी जो आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ये हो गया, लिख रहे हैं ना आप लोग। अब बात करते हैं लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी कौन थे, आज जो कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी, वो इनके रिलेटिव थे, आई थिंक उनके पिताजी थे। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इनकी सिफारिश भी थी। जो हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, 2003 से मनाया जाना शुरू किया, इनकी सिफारिश थी कि हमारे यहाँ पे पंचायती राज दिवस मनाया जाए। तो डॉक्टर LM सिंघवी या डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 1986 इनकी सिफारिशों को माना गया, इनकी सिफारिशों को माना गया। और 1986 में उसमें सरकार थी राजीव गांधी जी की, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे, ठीक है, तो बेहतर तरीके से किया जाए। चलिए आइए, तो इन्होंने क्या सिफारिश की, उस सिफारिश पे बात कर लेते हैं। पहला चीज तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की चर्चा की थी या सर्वप्रथम बात की थी, तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और फिर कहा कि पंचायतें गैर दलीय होनी चाहिए, गैर दलीय होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप ना हो। हाँ, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ष 2010 से ये मनाया जाता है, ये चीजें उन्होंने बताया, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत, ग्राम न्यायालय इत्यादि की व्यवस्था की जाए,
है ना, ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय, इन्होंने जो चर्चा की, ठीक है। तो न्याय पंचायत, न्याय पंचायत इसकी स्थापना की जाए, और इन्हीं की सिफारिश पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, 2010 ये शुरू हुआ था, ठीक है, 2010 से ये शुरू हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और समिति थी जिसे पीको थुंगन समिति कही गई है ना। हालांकि हनुमंत समिति भी थी, लेकिन इसको हम ज्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगे, जहां तक क्वेश्चन पूछा गया है वहीं देखेंगे। पीके थुंगन समिति, प्रशांत किशोर नहीं, ठीक है, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति जो 1988 में गठित की गई, 1988 में। इस समिति ने क्या किया, इनकी सिफारिश थे कि संवैधानिक दर्जा, ये भी संवैधानिक दर्जा देने की बात की, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश, है ना, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। तो ये कुछ समितियां थी जो मैंने आपको बताया। इन समितियों से जब भी क्वेश्चन आएगा आप बता ले, कर ले जाएंगे। चलिए, हाँ, अभी काम की बात किए हैं आप, वाह क्या बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सबके लोग कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, दूसरी बात इन्होंने कहा पंचायतों का संबंध सीधा केंद्र सरकार से हो, राज्य सरकार से नहीं हो, और प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग की सिफारिश यानी गठन की बात की। ये तो सारी समितियां हो गई जो मैंने आपको बताया, ठीक। आइए आगे बढ़ा जाए। अब बढ़ते हैं एक कदम आगे की तरफ। एक कदम आगे की तरफ मतलब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, है ना। तो लिखिएगा, पंचायतों को या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, हेडिंग डालिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। कैसे है भाई संवैधानिक दर्जा, कब दिया गया? तो अगर मैं इसे कहूं तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर ये दर्जा देने की बात की गई। राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर, थुंगन समिति की सिफारिश पर 64वां संविधान संशोधन अधिनियम रखा, ठीक है, और लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन राज्यसभा द्वारा इसे कहीं न कहीं गिरा दिया गया। तो सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन इसके लिए लाया गया था, ठीक। अब बात करते हैं आप सबके कि किस संविधान संशोधन इसे लाया गया जो चीजें आसान हो गई। हेडिंग डालिएगा, और मैं आपको बता दूं 2020 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपर पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि भारत के शासन व्यवस्था में तीसरा चरण कब जोड़ा गया, यानी थर्ड लेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। तो उन्होंने बताया, ठीक है, उन्होंने पूछा था, तो ऑप्शन था 1992, 1993। 1992 में जोड़ा गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया वर्ष 1992 में, है ना। क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया, संविधान संशोधन पारित किया गया, ठीक है, संविधान संशोधन पारित किया गया। पारित होना यानी पास्ड होना अलग है, लागू होना अलग है। तो अगर मैं इसे कह दूं तो भारतीय शासन व्यवस्था में तीसरा चरण जोड़ा गया। तो आप बताएंगे वर्ष 1992 में, ठीक। अब इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू कब किया गया? 73वां संविधान संशोधन। तो 24 अप्रैल वर्ष 1993 को लागू किया गया। मैं इसको अलग हेडिंग से लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या किया गया? लागू होना अलग है, इंप्लीमेंट यानी उस दिन से मान्यता हो जाएगी। तो लागू किया गया,
लागू किया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग समझिएगा। ठीक। हाँ, आपने पूछा फर्स्ट सेकेंड कब किया गया। भाई भारत जब आजाद हुआ तो केंद्र सूची और राज्य सूची बनी थी, आज भी है। ठीक है, आज भी है। तो भारतीय भारतीय संविधान जब निर्मित हुआ तो पहला और दूसरा चरण उसी समय था, केंद्र के साथ राज्य सरकारें, है ना, केंद्र के साथ राज्य सरकारें। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे छोटी मगर अच्छी बातें। ठीक, अच्छी बातें क्या है। वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी मैं नगर पालिका की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मनाया जाता है। ये पॉइंट समझिएगा। अब चलिए यहां तक तो ठीक था। अब इस समिति में जो भी समितियां ये बनी, इस समिति में या संविधान संशोधन में क्या आया, क्या जोड़ा गया, तो परिवर्तन क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा। संविधान में क्या जोड़ा गया, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आप सबके समझ के लिए है। 11वीं अनुसूची जुड़ी, 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। ये पंचायती राज से है। 16 अनुच्छेद जुड़े, 16 अनुच्छेद जोड़े गए, यानी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ, 16 अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में जो 11वीं अनुसूची है उसमें टोटल कितने विषय हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची में आपको देखने को मिल जाएगा टोटल 29 विषय रखे गए। कितने? 29 विषय शामिल हैं। ये आपका पूरा का पूरा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। अब समझ में आ रहा है? अरे भाई चलिए ठीक है, आप सबकी बातें सर आंखों पर, और आप सबकी बातों को मैं मान भी रहा हूं, जरूर से जरूर वो सारी चीजें करवाऊंगा। ठीक है। हाँ, ये क्लियर हो गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा क्लियर हो रहा है? सभी लोग लिख लीजिए, सबके सामने है। 29 विषय शामिल हैं, 16 अनुच्छेद, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। चलिए एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के पश्चात वो प्रथम कौन सा ऐसा राज्य था जिसने अपने यहां पंचायती राज को अपनाया? चलिए बताइएगा। हाँ, 243 ए से 243 ओ है, 243 ए से 243 ओ है। नहीं दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है जी। ठीक, तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम वह राज्य है जिसने संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पंचायती राज को अपने यहां
अपनाया या इस चुनाव कराया, या इस अधिनियम के अनुसार चुनाव कराया। ठीक, सब लोग समझ गए ये पॉइंट। उत्तर प्रदेश नहीं थी जी, मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, तो थोड़े एक दो तीन ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ अनुच्छेद की हम बात कर लेते हैं जिसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन पे हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 ए, ये क्या है? ग्राम सभा, ग्राम सभा की बात करता है। ठीक, अनुच्छेद 243 बी, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसमें ये बात की गई है। अनुच्छेद 243 सी, 243 सी, इसमें राज्य विधानमंडल, केंद्र को नहीं, राज्य विधानमंडल को पंचायतों के संबंध में, पंचायतों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। ठीक, और सोचिए देश आजाद होने के इतने वर्षों बाद महिलाओं के लिए, सब महिला सशक्तिकरण चिल्लाते हैं ना, अनुच्छेद 243 डी, एससी एसटी को आरक्षण, को आरक्षण प्लस विमेन, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, महिलाओं हेतु 33% रिजर्वेशन दिया गया, आरक्षण दिया गया, है ना, आरक्षण दिया गया। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है, इस चीज को देखिएगा, है ना। ये मध्य प्रदेश का आप लोग डेट नहीं डाले हैं, 1994 है, 1994। अब ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए अनुच्छेद जहां से आपके सवाल बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। कलकत्ता में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था याद रखिएगा, कलकत्ता में भी है, कर्नाटक में भी है, तो मैं कहा आप सबको बता दूं, आप सब भूलेंगे नहीं। ठीक, क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास में जो पंचायती राज व्यवस्था थी, है ना, उसके बारे में मैंने आप सबको कुछ छोटी ही मगर मोटी बातें बताई। अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए है। सदस्यों की योग्यताएं 21 वर्ष आयु जिनकी हो वो अनुच्छेद 243 ई के तहत पंचायतों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 18 वर्ष तो मत देने की आयु है। ठीक है, हाँ, थीम क्या है, थीम के बारे में थोड़ा सा आप सबको सर्च करना पड़ेगा, एक्चुअल में थीम का एग्जैक्ट अभी आइडिया है नहीं। ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्लियर, चलिए, हो गया। हाँ, फंडिंग कहां से होगी, ये आपने सही कहा, फंडिंग राज्य सरकार देगी, राज्य वित्त आयोग के माध्यम से इसकी फंडिंग होगी, है ना। पैसा आएगा अनुच्छेद 243 आई, राज्य वित्त आयोग। लिखवा दें क्या, थोड़ा आप लोगों को लिखवा ही देते हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे। 243 डी तक हो गया है, ठीक है। आइए हम बात कर लेते हैं 243 ई, आर्टिकल 243 ई, है ना, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का होगा। और अगर
अगर मान लीजिएगा कि जो प्रधान या जो भी व्यक्ति चुना गया उसकी असामयिक मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश भंग हो जाए कार्यकाल, तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। फिर आर्टिकल 243F, सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता, योग्यता में क्या है? आयु। आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा, कई लोग इसको 18 वर्ष मान लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के योग्य होना चाहिए वो व्यक्ति, है ना। और पागल, दिवालिया इत्यादि नहीं होना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 243G, पंचायतों को शक्तियां दी गई है। पंचायतों को शक्तियां प्रदान की गई, शक्तियां या प्राधिकार, है ना। क्या क्या शक्तियां उसमें होंगी इसका जिक्र किया गया है। फिर अगर आप बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना भाई, बता दीजिएगा। तो आर्टिकल 243 आपका आई में मैंने आपको बताया ना, इसका वित्त पोषण, वित्त पोषण कौन करेगी? राज्य वित्त आयोग करेगा, राज्य वित्त आयोग द्वारा, राज्य वित्त आयोग द्वारा। किसी को यहां तक कोई डाउट हो बताइएगा। शक्तियों के बारे में मैंने आपको बता दिया ना। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिस पर यह पूरा कानून बना सकती हैं, ठीक। हाँ, 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए सुचित्रा जी, बहुत बढ़िया। और कोई सवाल हो तो बताइएगा। ठीक, 29 विषय, जैसे सिंचाई का हो गया, गरीबी उन्मूलन हो गया, महिला शिक्षा हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, बाजार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कमजोर वर्गों के बारे में काम हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, लघु सिंचाई हो गया, खेल से संबंधित बातें हो गई, ये सारी चीजें, ठीक। तो अब पंचायती राज के बारे में जो भी छात्र छात्रा यहाँ जुड़े हुए हैं उनको समझ में आया कि पंचायती राज के बारे में जो मैंने आज की क्लास में आप सबको पढ़ाया, एक एक पॉइंट को मैंने नोट कराया, एक एक चीजों को मैंने आप सबके सामने रखा, ये किस तरीके से है बताइएगा। चुनाव लड़ने के लिए क्या करें? अरे भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपका 21 वर्ष होना आवश्यक है। आप पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और आप राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने योग्य हो, है ना। आप पशुपालन, शिक्षा, मछली पालन, भूमि विकास, लघु अनुपज, खादी ग्रामोद्योग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण आवास, पेयजल की बातें, ये सारी चीजें हैं, ठीक। आप चले जाइए अपने जिले के मुख्यालय पर, और मुख्यालय से आपको सब पता चल जाएगा कि आपको कहाँ फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म लेना है, कहाँ नॉमिनेशन फाइल होगी, ये सारी चीजें वहां पे पता चल जाएगी। तो आप मुख्यालय पे चले जाइएगा, ठीक है। हाँ, टॉपिक खत्म, ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लास अच्छी लगी होगी तो बता दीजिएगा। प्रयास किया हूं कि हर एक सेगमेंट को मैं टच करूं और आप सबको समझ में आए, ठीक। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब जुड़े और हमारे साथ लगातार बने रहें, पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ें। चलिए, आप सबसे अगले नए टॉपिक के साथ या तो सामाजिक आंदोलन हो जाए या तो फिर नारीवाद पे हम आप सबके बीच में आएंगे। ओके, थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।